गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 13 और 14 डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा सा टेक्निकल है। इसको स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 13 एंड 14। सेक्शन 13 किस संबंध में बात करता है? तो अपन सेक्शन 13 को देखें। सबसे पहले इसको पर रीड करते हैं। ट्रांसफर for the benefit of unborn person, where on a transfer of property an interest therein is a create for the benefit of a person not in existence at the date of the transfer, subject to prior interest created by the same transfer. The interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extend to the all of the remaining interest of the transferor in property. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सेक्शन 13 ये बताना चाहता है कि आजाद व्यक्ति के पक्ष में अंतरण कैसे किया जा सकता है। क्या अनबोर्न व्यक्ति के पक्ष में ट्रांसफर हो सकता है? सामान्यतः सेक्शन 5 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का परमिट करता है कि अनबोर्न व्यक्ति के पक्ष में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। केवल जो लिविंग पर्सन है, केवल लिविंग पर्सन के मध्य ट्रांसफर हो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। इसके संबंध में सेक्शन 5 बात करता है। 5 करता है कि वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन हु इज लिविंग पर्सन। जो जीवित व्यक्ति हैं, जीवित व्यक्तियों के मध्य संपत्ति का ट्रांसफर होगा। एक जीवित व्यक्ति एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को संपत्ति ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, दुनिया में आया ही नहीं है, क्या उसके पक्ष में संपत्ति ट्रांसफर हो सकती है? तो सेक्शन 5 इसके संबंध में मना करता है। लेकिन सेक्शन 5 का सेक्शन 13 एक्सेप्शन है, जो परमिट करता है कि अनबोर्न के पक्ष में भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। इसको अच्छे से समझने के लिए अपन इलस्ट्रेशन एवं इमेजेस का सहारा लेते हैं। तो इसके संबंध में ये इमेज है सेक्शन 13 के संबंध में। ये बताती है कि अनबोर्न के पक्ष में आप संपत्ति को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, ये व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है, ये ओनर है प्रॉपर्टी का। ये अपनी प्रॉपर्टी अनबोर्न व्यक्ति को ट्रांसफर करना चाहता है, अजात व्यक्ति को ट्रांसफर करना चाहता है, जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, एग्जिस्टेंस में जो है नहीं, जो लिविंग नहीं, जो जीवित नहीं, उसको संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता है। तो सेक्शन 13 अनबोर्न पर्सन को संपत्ति ट्रांसफर कैसे की जाएगी, इसके संबंध में एक प्रोसीजर प्रदान करता है। एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है इसमें। तो यहां पर अनबोर्न के पक्ष में प्रॉपर्टी कैसे सेक्शन 13 में ट्रांसफर होगी, इसके संबंध में अपन इस स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। कि जैसे मान के चलिए, ये व्यक्ति जो है, जो दिखाई दे रहा है, इसका ये मकान है, घर है, ये अमुक व्यक्ति इस संपत्ति का स्वामी है, अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करना चाहता है। तो कैसे ट्रांसफर करेगा? तो यहां पर इस तरीके से संपत्ति को ट्रांसफर करेगा। यहां पर संपत्ति को इस तरीके से ट्रांसफर करेगा कि पहले इसे प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। अर्थात ये व्यक्ति जो दिखाई दे रहा, इसको प्रायर इंटरेस्ट देना होगा, अर्थात पहले जीवनकालीन हित देना होगा। जीवन काल तक कुछ हित संपत्ति में देना होगा। अर्थात अजात व्यक्ति को संपत्ति जो अभी मान के चलिए अभी पेट में है, अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, उस व्यक्ति को यह संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता है ये स्वामी। तो इससे पहले अमुक संपत्ति को
ट्रांसफर करने के लिए पहले होल्डर बनाना होगा। तो इस व्यक्ति को यहां पर होल्डर बनाया है, इसको प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है। प्रायर इंटरेस्ट मीन्स कि जीवनकालीन संपत्ति में जीवन काल के लिए केवल हित दिया है, जीवन काल तक ये व्यक्ति अपनी संपत्ति को होल्ड करके रखेगा। लेकिन जैसे ही ये जो अनबॉर्न है, जैसे ही ये बॉर्न हो जाता है तो संपत्ति इस बॉर्न चाइल्ड के पास चली जाएगी। तो यहां पर संपत्ति ट्रांसफर कैसे की जा रही है? यहां पर जो संपत्ति ट्रांसफर की जा रही है, पहले प्रायर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, होल्डर बनाया जा रहा है, एक होल्डर को संपत्ति होल्ड करने का अधिकार दिया जा रहा है। तो यहां पर यदि अपन ये देखें सेक्शन 13 में कितने होल्डर हो सकती है? होल्डर बेटा एक या एक से अधिक हो सकती है। मान के चलिए यहां पर इस व्यक्ति को भी होल्डर बनाया है। किसने होल्डर बनाया है? संपत्ति के स्वामी ने, इस व्यक्ति। तो इस व्यक्ति ने पहले इसको होल्डर बनाया, इसके बाद ये जो लिविंग पर्सन है होल्डर, इसके बाद एक से अधिक व्यक्तियों को होल्डर बनाया जा सकता है कि पहले संपत्ति के स्वामी ने यह अधिकार दिया कि पहले ये व्यक्ति होल्डर होगा, उसके बाद फिर ये वाला व्यक्ति होल्डर होगा, फिर उसके बाद ये वाला व्यक्ति होल्डर होगा, उसके बाद ये वाला व्यक्ति होल्डर होगा। लेकिन लास्ट होल्डर के जीवन काल में जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको बॉर्न होना चाहिए, इसका जन्म होना आवश्यक है। यदि मान के चलिए जो लास्ट होल्डर है इसकी भी मृत्यु हो जाती है, इसकी भी डेथ हो जाती है, और ये जो अनबॉर्न है ये बॉर्न नहीं होता है, तो संपत्ति फिर इस बच्चे के पास, अजात व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं जाएगी। भले ये बॉर्न हो गया लेकिन संपत्ति इसके पास नहीं जाएगी, क्योंकि अब संपत्ति को होल्ड करने वाला कोई बचा नहीं है। कोई होल्डर संपत्ति को कब तक होल्ड कर पाएगा? जब तक वो जीवित। मान के चलिए लास्ट होल्डर है, इसकी डेथ हो जाती है, इसके बाद ये व्यक्ति संपत्ति, इसके बाद इस अनबॉर्न का जन्म होता है। तो यदि इस अनबॉर्न चाइल्ड का जन्म बाद में होता है और इसकी डेथ पहले हो जाती है लास्ट होल्डर की, तो संपत्ति फिर इसके बाद वापस संपत्ति उसका जो स्वामी था उसके पास चली जाएगी। भले ये स्वामी अब इस दुनिया में न रहा हो, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट या इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत इसके उत्तराधिकारी जो एलास होंगे उस पर इसका ये जो मकान है, जिस मकान को वो अनबॉर्न को देना चाहता था, वो मकान अब वो स्वामी के एलार्स जो हैं, ओनर के जो एलार्स हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उनके पास संपत्ति चली जाएगी। इसलिए यहां पर सेक्शन 13 के लिए यह आवश्यक है कि जिन चाहे एक होल्डर बनाया हो, चाहे एक से अधिक होल्डर बनाए हो, लेकिन इस होल्डर के जीवन काल में अनबॉर्न को जो संपत्ति स्वामी देना चाहता है, ओनर जो संपत्ति देना चाहता है अनबॉर्न को, वो लास्ट होल्डर के जीवन काल में इसका जन्म होना आवश्यक है। जैसे ही ये अनबॉर्न जो चाइल्ड है, जैसे ही ये बॉर्न हो जाता है, संपत्ति इस होल्डर से इस अनबॉर्न के पास आ जाएगी। बात समझ में आई बेटा? यहां पर यदि अपन देखें तो जो प्रायर इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है, इनके पास संपत्ति को केवल होल्ड करने का अधिकार है, ना तो ये संपत्ति को विक्रय कर सकती है। संपत्ति को इनको केवल होल्ड करने का अधिकार है, अर्थात ये संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट होल्डर के बाद यदि ये अनबॉर्न जब बॉर्न हो जाता है तो इसको जो अधिकार मिलेगा, इस बॉर्न चाइल्ड को, इसको एब्सोल्यूट राइट मिलेगा, पूर्ण हित मिलेगा। अर्थात इसको, ये जो अनबॉर्न है वो संपत्ति को विक्रय कर सकता है, दान कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अपनी संपत्ति के संबंध, क्योंकि बंडल ऑफ राइट्स विल क्रिएट टू दी अनबॉर्न पर्सन जस्ट आफ्टर दी बॉर्न। अनबॉर्न जैसे ही बॉर्न हुआ तो बंडल ऑफ राइट्स, अर्थात उसको संपत्ति के संबंध में संपूर्ण अधिकार मिल गए, एब्सोल्यूट राइट मिल गए, एब्सोल्यूटली इंटरेस्ट मिल गया, पूर्ण हित प्राप्त हो गया। संपत्ति के संबंध में उसे किसी प्रकार का स्टेप लेने का अधिकार है, चाहे दान करे, चाहे बंधक करे, चाहे पट्टा करे, चाहे विक्रय करे, कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से सेक्शन 13 में संपत्ति ट्रांसफर की जा रही है
अजात व्यक्ति के पक्ष में, अनबोर्न व्यक्ति के पक्ष में। बात समझ में आई बेटा? अब इसके बाद अपन सेक्शन 14 देखते हैं। सेक्शन जो 14 है वो क्या बता रहा है? सेक्शन 14 को अपन सबसे पहले रीड करते हैं। तो सेक्शन 14 को अपन रीड, इसकी जो सेक्शन है वो रीड करते हैं। रूल अगेंस्ट परपेचुटी, ये शाश्वतता के विरुद्ध नियम प्रदान करता है। नो ट्रांसफर प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज to take effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period and to whom if he attain full age the interest created is to be belongs। अर्थात शाश्वतता के विरुद्ध नियम, कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल की और किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, जिसे यदि पूर्ण व्यय प्राप्त करे तो वह श्रेष्ठ हित मिलना हो, अप्राप्त व्ययता के पश्चात प्रभावी होना। अर्थात इसको भी अपन स्लाइड से समझते हैं। ये सेक्शन 14 की स्लाइड है। यहां पर सेक्शन 14 बता रहा है कि शाश्वतता के विरुद्ध नहीं, अर्थात आप संपत्ति के संबंध में आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। आप संपत्ति को शाश्वत काल के लिए आप उस पर अपनी मन मर्जी नहीं चलाएंगे, नहीं तो क्या होगा, संपत्ति एक जगह रुक जाएगी। जैसे मान के चलिए महिला है, इसके हाथ में ये मकान है, अब मान के चलिए हमेशा के लिए अपने मरने के बाद भी इसके मन में ऐसा विचार है कि हमेशा संपत्ति मेरे ही नाम से चलती रहे, लंबे समय तक संपत्ति पर मेरा ही अधिकार बना रहे। तो सेक्शन 14 इसके संबंध में रूल अगेंस्ट परपेचुटी, अर्थात आप अपनी मनमर्जी केवल अपने जीवन काल तक ही चला सकते, उसके बाद उस संपत्ति के संबंध में आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। रूल अगेंस्ट परपेचुटी, जैसे कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके बाद संपत्ति, जिसके पास संपत्ति जाएगी वो अपने हिसाब से संपत्ति को रेगुलेट करेगा, लेकिन मरने के बाद किसी व्यक्ति की संपत्ति पर शाश्वतता अर्थात परपेचुटी नहीं चले। लेकिन सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुटी तो बताता है कि आपकी मरने के बाद हमेशा तक आपकी उस संपत्ति के संबंध में मन मर्जी नहीं चलेगी, लेकिन कुछ हद तक परमिट भी करता है कि कुछ हद तक आप अपनी संपत्ति के संबंध में आप अपनी चला सकते हैं। कैसे, इसको अपन समझते हैं। जैसे मान के चलिए ये जो महिला है, इस महिला का ये मकान है, ये महिला इस मकान की ओनर है, स्वामी है। ये चाहती है कि मेरे हिसाब से संपत्ति चलती रहे, लंबे समय तक चलती रहे, मेरे मरने के बाद भी ये संपत्ति मेरे नाम से ही चलती है। तो कुछ समय तक चल सकती है। जैसे मान के चलिए इस महिला के पास जो इसकी उत्तराधिकारी दिखाई दे रहे हैं, उसको इस महिला के मान के चलिए उत्तराधिकारी है, कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है। इसको लगता है ये सभी ठीक नहीं है, अर्थात ये लोग योग्य नहीं है, ये व्यक्ति ए बी सी संपत्ति को ठीक से रख रखाव नहीं कर सकते, ये संपत्ति को तोड़फोड़ कर देंगे, विक्रय कर देंगे, प्रॉपर्टी को नष्ट कर देंगे। तो इस महिला के मन में विचार आता है कि इस संपत्ति को ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो योग्य हो। अब वर्तमान में कोई जीवित व्यक्ति योग्य नहीं है, उसको लगता है कि मान के चलिए ये जो ए है, इस ए का जो बेटा होगा भविष्य में, मान के चलिए
20 साल बाद, 10 साल बाद वो योग्य हो सकता है, उसको संपत्ति देंगे। तो इस महिला के मन में ऐसा विचार आया, तो वो संपत्ति देना चाह रही है। कैसे संपत्ति देगी? तो पहले संपत्ति को सेक्शन 13 की तरह ही इसमें होल्डर बनाना होगा कि मान के चलिए महिला संपत्ति देना चाहती है, ये जो अनबॉर्न है, जो अजात है, पैदा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो पैदा होगा, मान के चलिए जो बालक है काफी इंटेलिजेंट होगा, अर्थात इसको संपत्ति ट्रांसफर करना चाहती है, तो इसको संपत्ति कैसे ट्रांसफर करेगी? तो सबसे पहले होल्डर बनाएगी। मान के चलिए इस महिला को पहले होल्डर बनाया, इसको प्रायर इंटरेस्ट दिया। प्रायर इंटरेस्ट अपन सेक्शन 13 में समझ चुके हैं कि केवल जीवन काल तक उपभोग करने का अधिकार इसको दिया। उसके बाद फिर मान के चलिए इस महिला की डेथ हो गई है और ये उसको लगता है, इस ओनर को लगता है कि ये व्यक्ति मान के चलिए 50 साल बाद पैदा होगा, तो इसके बाद फिर इंटरेस्ट इसमें क्रिएट कर दिया, प्रायर इंटरेस्ट इसको दे दिया इस महिला को। उसके बाद फिर प्रायर इंटरेस्ट इसको दे दिया, अर्थात कई लोगों को होल्डर बना दिया। पहले इस महिला को होल्डर बनाया, फिर इस महिला को होल्डर बनाया। इसके बाद यदि संपत्ति इस महिला के पास पहुंच गई, इसको होल्डर बनाया, उसके बाद इसको होल्डर बनाया। लेकिन इस होल्डर के जीवन काल में ये जो अनबॉर्न है, ये पैदा होना चाहिए। अब मान के चलिए पैदा हो गया, ये पैदा हो गया, तो संपत्ति इस जो अनबॉर्न था ये बॉर्न हो गया, संपत्ति इसके पास आ गई। तो ऐसा तो अपन ने सेक्शन 13 में भी पढ़ा था, इसलिए सेक्शन 14 जो है वो 13 का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट, इसमें थोड़ा सा विस्तृत भाग है सेक्शन 13 का ही। ये एक कदम आगे सेक्शन 13 से एक कदम आगे बताता है, अर्थात ये बताता है कि ठीक है, शाश्वतता इस महिला की कब तक चली? संपत्ति इसके नाम से जब तक इस होल्डर के पास रही, तब तक संपत्ति इस महिला की ये ही नाम से चलती रही। जब तक इस होल्डर के पास रही, तब भी संपत्ति इस महिला के नाम से ही, ओनर के नाम से ही चलती रही। उसके बाद इस होल्डर के पास आई, तब भी संपत्ति इस महिला के नाम से ही चलती। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये व्यक्ति पैदा हो जाता है, संपत्ति इस महिला की जो प्रॉपर्टी है इस बॉर्न व्यक्ति के पास आ जाएगी। क्या इसके बावजूद भी इस महिला की अर्थात ओनर की इस संपत्ति पर मनमर्जी चलेगी? हाँ, सेक्शन 14 ये बताता है कि बॉर्न होने के बाद भी संपत्ति पर कुछ हद तक इस महिला का अधिकार बना रहे। किस हद तक? अर्थात संपत्ति पर राइट तो इस बच्चे को मिल चुके हैं सेक्शन 13 के तहत, लेकिन सेक्शन 14 इसका एक्सटेंडेड पार्ट ये बताता है कि उसके बाद जब तक ये बालक मेजर नहीं हो जाता है, नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर, जब तक ये 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक इस संपत्ति का रेगुलेशन, इस संपत्ति का नियंत्रण इस महिला के अनुसार चलता रहे। यदि ये महिला इस प्रकार की व्यवस्था कर चुकी है कि संपत्ति किस तरीके से रेगुलेट होगी, तो जब तक संपत्ति इस महिला के हिसाब से रेगुलेट होती रहेगी, जब तक ये चाइल्ड जो है ये बॉर्न हो गया है, जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता। तो इतना सेक्शन 14 में सेक्शन 13 की अपेक्षा एक्सटेंड किया गया है, थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाया है। अर्थात सेक्शन 13 और 14 दोनों ही अनबॉर्न के पक्ष में ट्रांसफर की बात करते हैं, लेकिन सेक्शन 14 रूल अगेंस परपेचुटी की भी बात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा तक आप अपनी मनमर्जी चलाते रहे। नहीं, जैसे ही अनबॉर्न बॉर्न होगा उसके बाद आप अपनी मनमर्जी कुछ हद तक चला सकती हैं, लेकिन जैसे ही सेक्शन 14 के तहत ये 18 साल का हो जाएगा, फिर इस महिला की बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अर्थात इस बालक को इस संपत्ति के संबंध में ट्रांसफर करने का, विक्रय करने का, बंधक करने का, लीज करने का, गिफ्ट करने का, एक्सचेंज करने का संपूर्ण अधिकार इस अनबॉर्न जो बॉर्न हो गया है, जो 18 साल का हो गया है, उसमें संपूर्ण अधिकार समाविष्ट हो जाए।
क्लियर हुआ बेटा? तो आज अपन ने सेक्शन 13 और 14 को स्लाइड के माध्यम से अच्छे से समझ लिया है। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।